नमस्कार मित्रों, आज हम बात करते हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में आपको बताया जा चुका था स्वर और व्यंजन, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ये सारी चर्चाएं हो चुकी थी। अब आज हम आपको बताएंगे कि उच्चारण स्थान यानी कि जो वर्ण है, तो आपको आप लिख लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा, वर्णों के उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, तो सबसे पहले बात आती है स्वर, क्योंकि आपको वर्णों में मैंने भी बताया है और सबसे पहले आपको पढ़ाया भी जाता है स्वर। तो स्वर की बात आती है, स्वर कहां से उच्चारित किए जाते हैं। और सबसे पहले जो स्वर आपको बताया गया था वो था छोटा आ और बड़ा आ। जब हम छोटा आ और बड़ा आ को उच्चारित करते हैं तो उनका जो उच्चारण स्थान होता है, आप कई बार जब आ बोलोगे तो कंठ के द्वारा ये उच्चारित होते हैं। कंठ, आपसे अगर पूछ दिया जाए कि छोटा आ और बड़ा आ कहां से उच्चारित होते हैं, तो आपको सदैव बताना है कि ये कंठ के द्वारा उच्चारित होते हैं। अब यहां तक बात हो गई छोटा आ बड़ा आ। उसके बाद में बात आती है छोटी ई और बड़ी ई। आपसे पूछा जाएगा कि छोटी ई और बड़ी ई कहां से उच्चारित होती है। छोटी ई और बड़ी ई कहां से उच्चारित होती है, तो आपको याद रखना है तालु के द्वारा, इसीलिए कहा जाता तालव्य। तालव्य, अब तालव्य कैसे, क्योंकि जब हम तालु के द्वारा आपको पढ़ाया गया है चा छा ज्या झा इया, ठीक है। जब हम चा को बोलते हैं चा, तो ताल में जिह्वा हमारी स्पर्श करती है। सेम वैसे ई जब हम बोलते हैं, बस केवल जिह्वा स्पर्श वहां पे नहीं करती है, लेकिन हवा में कंपन करती है। तो बात समझ लेना, जो छोटी ई और बड़ी ई है वो तालु के द्वारा उच्चारित होते हैं। छोटा आ हो गया, छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया, छोटी ई हो गई, बड़ी ई हो गई। छोटा बड़ा कहां से उच्चारित होते हैं, तो कंठ के द्वारा उच्चारित होते हैं। छोटी ई और बड़ी ई कहां से उच्चारित होते हैं, तो तालु के द्वारा उच्चारित होते हैं। अब बात आती है, अब आपको बता दिया गया था छोटा आ बड़ा आ कहां से उच्चारित होते हैं, तो कंठ के द्वारा। छोटा ई और बड़ी ई कहां से उच्चारित होते हैं, तालु के द्वारा। अब बात आती है छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अगर पूछा जाए कि आप कहां से उच्चारित किया जाता है, जब हम कई बार इन वर्णों को बोलेंगे, ऊ और ऊ बोलेंगे, तो ओष्ठ के द्वारा उच्चारित होता है। ओष्ठ, यहां तक हो सकता है आपको समझ में आ गया हो, नहीं आएगा तो हम फिर से इसे भी बता देंगे। छोटा आ बड़ा आ हो गया, छोटी ई बड़ी ई हो गया, छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो गया। अब बात आती है री, ऋषि की। ये जो वर्ण है, जो री है वर्ण, ये मूर्धा के द्वारा उच्चारित होती है। क्योंकि जब हम री को बनाते हैं तो सबसे पहले ये मार्ग बनाते, उसके बाद में टा की संरचना बना देते हैं उसके पीछे टा। और आपको पता है, और मैंने बताया भी है इससे पहले जब व्यंजन पढ़ा रहे थे, जब टा वर्ग पढ़ाया गया था, मैंने ये बताया था जो टा वर्ग के अक्षर होते हैं वो मूर्धा के द्वारा उच्चारित होते हैं। तो इसीलिए जो री है वो मूर्धा के द्वारा उच्चारित होती है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। अब बात आती है कि जो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन में सबसे पहले आपको बताया गया था ए और आय। उसके बाद में बताया गया था ओ और औ। ये जो चार स्वर हैं, ये इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है, क्योंकि जो ए है वो बना हुआ होता है आ और ई के द्वारा। जब आ और ई आपस में मिलती है तो ए का निर्माण होता है। और आ कहां से उच्चारित होता है, आपको बताया गया है कंठ के द्वारा। तो ये कंठ के द्वारा उच्चारित होता है। और जो ई कहां से उच्चारित होती है, तो वो तालु के द्वारा उच्चारित होती है। तो यानी कि कंठ प्लस तालु। तो बात यहां तक क्लियर हो गई। उसके बाद में बात आती है जो ओ और ओ है। आपको ये भी बताया गया जो ओ बना है वो संयुक्त स्वर है, और ये दो वर्णों से मिलकर बना होता है आ और ऊ। आ और ऊ जब मिल जाते हैं तो ओ का निर्माण होता है। जो आ वर्ण है वो कंठ के द्वारा उच्चारित होता है, और जो ऊ है वो ओष्ठ के द्वारा उच्चारित होता है। तो ये बात क्लियर हो गई। जब ये दोनों के द्वारा बना हुआ होता है, संयुक्त है, तो ये कंठ प्लस ओष्ठ दोनों के द्वारा उच्चारित होता है। तो बात यहां तक समझ गई। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए
प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। यहां से वर्णमाला से प्रश्न तो सदैव पूछा ही गया है और पूछा भी जाता है। अगर पूछ दिया जाए कि छोटा और बड़ा आ का उच्चारण स्थान, ऐसे प्रश्न दिया जाएगा, निम्न में से आ और आ का उच्चारण स्थान क्या है। प्रश्न ऐसे लिखा होगा, प्रश्न देख लीजिएगा, ऐसे लिखा होगा, निम्न में ऐसे लिखा होगा कि आ और आ का उच्चारण स्थान क्या होगा, क्या है। या ऑप्शन दिए होंगे, कंठ, दूसरा ऑप्शन दिया होगा तालु, तीसरा ऑप्शन दिया होगा मूर्धा और चौथा ऑप्शन दिया होगा ओष्ठ। तो बात समझ गए हो। अब आपको जब पता होगा कि आ और आ कहां से उच्चारित होते हैं तो कंठ के द्वारा उच्चारित होते हैं, आप बिल्कुल सही आप टिक कर दोगे, क्योंकि आपको बिल्कुल लॉजिक के द्वारा करना है कि आ और आ जब हम पढ़ते हैं या बोलते हैं तो वो कंठ के द्वारा उच्चारित होता है। क्योंकि कई बार हम जब बोलेंगे तो वहां पे आ और आ जब हम बोलेंगे तो वो कंठ के द्वारा उच्चारित होता है। अगर प्रश्न पूछ दिया जाता तो कंठ हम लगा देंगे, ठीक है। ऐसे कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है कि छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या है, तब हम तालु तुरंत लगाएंगे। तो ये बात याद रखना है सदैव आपको। अब हम बात आगे करते हैं, ये तो आपके स्वर हो गए। अब इसके बाद में बात आती है व्यंजन की। तो व्यंजन भी आप देख लीजिए, व्यंजन स्वर आपको बता दिया गया है। इसके बाद आगे आपको याद रखना है व्यंजन के बारे में भी, और व्यंजन में भी उच्चारण स्थान उसमें भी पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो वो भी आप देख लीजिएगा उच्चारण स्थान व्यंजन का। अब बात आती है व्यंजन। व्यंजन, ठीक है। अब सबसे पहले व्यंजन में आपको बताया गया था, स्वर की चर्चा हो चुकी है उच्चारण स्थान में। अब बात आती है व्यंजन। और व्यंजन में सबसे पहले स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन जिन्हें कहा जाता है, वो का से मा तक होते हैं, 25 होते हैं, उनकी संख्या होती है। तो अब हमको लिख लेना है सारे व्यंजन, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, था, डा, धा, ड़ा, ता, था, दा, धा, मा, ता, फिर से देख लीजिएगा, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये 25 जो आपको बताया गया था स्पर्शी या जिन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, ये का से लेकर मा तक होते हैं। सबसे पहले आपको बताया गया था जो का वर्ग होते, क्योंकि इसमें जो परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता है, सबसे बड़ा सदस्य कौन है, का है यहाँ पर। तो इसी के नाम पर इस वर्ग का नाम भी मैंने बता दिया था इससे पहले, क्योंकि आपसे पूछ दिया जाए कि जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं, वर्गीय व्यंजन होते हैं, उनके परिवार कितने होते हैं, तो 5 परिवार होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। यानी कि वर्ग आपसे पूछा जाए तो 5 वर्ग होते हैं। तो वहीं पर अगर उसका जो पहला जो सबसे बड़ा मुखिया होता है उसी के नाम पे पड़ जाता है। तो इस अब जब हम का, खा, गा, घा, अंगा जब हम बोलते हैं तो ये कंठ के द्वारा उच्चारित होते हैं। किसके द्वारा उच्चारित होते हैं, कंठ के द्वारा उच्चारित होते हैं, कंठ। तो बात समझ गए हो। का, खा, गा, घा, अंगा जब हम बोलेंगे तो कंठ के द्वारा उच्चारित होते हैं। ऐसे जब हम चा, छा, जा, झा, या जब हम बोलते हैं तो तालु के द्वारा उच्चारित होता है, तालु के द्वारा। ऐसे जब हम टा, ठा, डा, ढा, ड़ा को उच्चारित करते हैं तो कहां से उच्चारित होता है, मूर्धा के द्वारा उच्चारित होता है, मूर्धा
उसके बाद में जो ता था दा धा ना है ये दंत के द्वारा उच्चरित होता है। उसके आगे पा फा बा भा मा जो पा वर्ग है वो ओष्ठ के द्वारा उच्चरित होता है, ओष्ठ के द्वारा उच्चरित होता है। अब इसमें बात आती है कि जब हम का खा गा घा अंगा जब हम बोलते हैं तो कंठ के द्वारा उच्चरित होता है। उसके बाद में जो चा छा जा झा इया जब हम बोलेंगे चा जब हम बोलेंगे तो जो जिह्वा होती है वो तालु के में टच हो जाती है, छूती है। आप कई बार अगर बोल के देखोगे चा जब हम बोलते हैं जो हमारी जिह्वा होती है ऊपर तालु में टच होती है, तब ये वर्ग के चा वर्ग के सारे वर्ण निकलते हैं, चा छा जा झा या। ऐसे ही आगे बात होती है जब हम टा को बोलते हैं जो जिह्वा होती है वो मूर्धा के द्वारा टच होती है, तो टा वर्ग के सारे लेटर जो होते हैं वो निकलते हैं, टा ठा डा ढा डा। उसके बाद में बात आती है जब हम ता को बोलते हैं, जब आप कई बार ता बोलोगे जो हमारी जिह्वा होती है वो दंत में अर्थात दांत में जब स्पर्श करती है तो ता वर्ण की उच्चरित होता है। ऐसे ही ता वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, ता वर्ण के कितने वर्ण हैं, आगे जो ना तक हैं वो सारे जो भी वर्ण हैं वो दंत के द्वारा उच्चरित होते हैं, अर्थात ता था दा धा ना। कई बार आप बोलेंगे तब आपकी जिह्वा क्या होगी, दांत में टच होगी तो ता वर्ण उच्चरित हो जाता है। ऐसे ही पा फा बा भा मा आप कई बार ये वर्ण बोलोगे तो जब हम पा बोलते हैं तो हमारे ओष्ठ होते हैं वो आपस में स्पर्श करते हैं और पा वर्ग उच्चरित हो जाता है, अर्थात पा फा बा भा मा ये सारे जो वर्ण होते हैं वो उच्चरित हो जाते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब उसके बाद में आगे बात आती है व्यंजन। व्यंजन में ये तो बात हो गई थी स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन की चर्चा हो गई थी। अब इसके बाद में बात आती है, सबसे पहले आपको बताया गया था अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं उनकी संख्या आपको बताई गई थी, 4 होते हैं। अगर पूछ इनको क्या कहा जाता है फिर से आप यहां से याद भी रखना है, फिर से आपको रिवाइज होगा। स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन इनको कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन। हाँ, यहाँ पर ये आप ध्यान रखना है आपको, ये जो व्यंजन लिखा गया है वर्तनी के दृष्टि से ये बिल्कुल गलत है। व्यंजन ये गलत है, व्यंजन सदैव आपको इस प्रकार से लिखना है। व्यंजन ये वर्तनी इसकी सही है, लेकिन हम लोग जल्दी में क्या करते हैं व्यंजन को इस प्रकार से लिख देते हैं। तो ये चीज हो गई। स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन इनकी संख्या कितनी होती है, 25। ये बात फिर से आपको क्लियर हो गई। उसके बाद में बात आती है जब स्पर्शी और वर्गीय व्यंजन आपको बता दिया गया था, इसके बाद में मैंने आपको बताया था अंतस्थ व्यंजन, याद होगा पहले से, अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन में मैंने आपको बताया था जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं उनकी संख्या होती है 4, और वो भी कौन कौन से होती है, या, रा, ला और वा। ये 4 जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। पूछ दिया जाएगा अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, 4। उसमें से मैंने बताया था या और वा जो होता है वो अर्धस्वर उन्हें कहा जाता है, जो रा है उसे लुंठित कहा जाता है, जो ला है उसे पार्श्व कहा जाता है। ये बात क्लियर हो गई थी। अब बात आती है, क्योंकि उच्चारण स्थान आपको पढ़ाया जा रहा है तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो या वर्ण है वो कहाँ से उच्चरित होता है, तो सदैव आपको याद रखना है तालु के द्वारा उच्चरित होता है। अच्छा, तालव्य इसीलिए इसे कहा जाता है या। जब हम या बोलेंगे तो तालु के द्वारा, तालु जैसे आपको यहाँ पे बताएगा जो चा वर्ग के वर्ण है वो तालु के द्वारा उच्चरित होते हैं, ऐसे ही जब हम या को बोलते हैं या, कई बार आप जब बोल के देखेंगे तो ये कहां से उच्चरित होता है, तालु के द्वारा उच्चरित होता है से। और उसके बाद में बात आती है रा। जब हम रा को बोलते हैं, जब हम रा बोलेंगे, जैसे टा जब हम बोलते हैं तो मूर्धा के द्वारा, ऐसे रा जब हम बोलते हैं तो जो हमारी जिह्वा होती है वो हवा में कंपन करती है, इसीलिए ये जो रा वर्ण है वो कहां से उच्चरित होता है, मूर्धा के द्वारा उच्चरित हो जाता है। तो यहां तक ये भी आपको क्लियर हो गया। अब बात आती है जो ला और वा बचा। जो ला वर्ण है वो कहां से पूछ दिया जाएगा, जो ला वर्ण है वो कहां से उच्चरित होता है, तो सदैव याद रखना है जब ला को हम बोलते हैं तो दंत और मसूड़े के बीच में जो उसका मार्ग होता है, जहां से हमारे दांत जुड़े हुए होते हैं वहां पे ये टच होता है, तो उस स्थान को बोला जाता है वर्ष। वर्ष बोला जाता है, वर्ष अर्थात वर्ष का मतलब आपको समझ लेना है दंत मूल। वर्ष का मतलब आपको समझ लेना है जो दंत मूल होता है और मसूड़ा, दंत मूल प्लस मसूड़े को कहा जाता है वर्ष, मसूड़ा।
तो बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अगर ला पूछ दिया जाएगा कहाँ से उच्चारित होता है, तो जो ला वर्ण होता है वो दंत मूल मसूड़ा अर्थात वर्त के द्वारा उच्चारित किया जाता है। ऐसे जब हम वाह को बोलेंगे, जब हम वाह बोलते हैं तो दंत के द्वारा उच्चारित होता है। दंतोष्ठ उसे कहा जाता है, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। अब उसके बाद में बात आती है, आपको बता दिया गया स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन भी बता दिया गया, अंतस्थ व्यंजन भी बता दिया गया, इनके उच्चारण स्थान बता दिए गए हैं। अब उसके बाद में बात आती है ऊष्म व्यंजन, उन्हें कहा जाता है ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। वो भी कितनी होती है, सा, 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 सा और हा। यहाँ पर आप देख लेना। उसके बाद में सा, सा, सा और हा, ये जो है उन्हें कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। जो सा है जो सा है वो पूछ दिया जाता है कहां से उच्चारित होगा, या जो सा है वो कहां से उच्चारित होगा, या जो सा है वो कहां से उच्चारित होगा, और जो हा है वो कहां से उच्चारित होगा। तो सबसे पहले बात आती है, जो सा है वो उच्चारित आपका होता है तालु के द्वारा, तालु, तालु। और जो ये सा है वो उच्चारित होती है दंत के द्वारा, जो ये सा है वो दंत के द्वारा उच्चारित होती है। अब यहां से क्लियर आप कह लीजिए या आपका हो भी जाएगा। अब तालु हो गया, दंत हो गया, इसके बीच में क्या कौन सा स्थान बचता है, तो इसके बीच में जब ये तालु भी हो गया और दंत भी हो गया तो इसके बीच में कौन सा स्थान बचता, मूर्धा। तो ये जो सा होती है वो कहां से उच्चारित होती है, मूर्धा के द्वारा उच्चारित होती है, या मूर्धा से। और ये जरूर आपको याद रखना है, जरूर 100% आपको इस चीज को याद रखना है, क्योंकि बहुत बार ये पूछा जा चुका है, यहीं पे बच्चे गलत कर देते हैं परीक्षाओं में। उसके बाद में बात आती है जो हा वर्ण है वो कहां से उच्चारित होता है, तो जो हा वर्ण है वो कंठ के द्वारा उच्चारित होता है। तो ये चर्चा हो गई। अब उसके बाद में बचते हैं संयुक्त व्यंजन। अब जो संयुक्त व्यंजन है उनकी संख्या कितनी होती है, उनकी भी संख्या होती है 4। कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये आपको पढ़ाया गया था संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्योंकि छ जो बना हुआ होता है ये 2 वर्णों से मिलकर बना हुआ होता है। का, आधा का और सा जब आपस में मिल जाते हैं तो ये बन जाता है छ। अर्थात पूछा जाएगा कि छ का जो उच्चारण स्थान होता है वो किसके द्वारा होता है, तो आपको पता होना चाहिए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। तो ये आपको लिख लेना है कंठ। उसके बाद में जो सा का उच्चारण स्थान है, सा का मैंने बता दिया मूर्धा। तो ये बात क्लियर हो गई। कंठ मूर्धा के द्वारा किसको उच्चारित किया जाता है, छा को। ऐसे त्रा जो है वो आदिता और रा मिलकर बना हुआ होता है, और जो ता है वो दंत के द्वारा, और जो रा है वो किसके द्वारा उच्चारित होती है, वो मूर्धा के द्वारा उच्चारित होती है। तो बात समझ गए। उसके बाद में जो है ज्ञा, ज्ञा जो है वो जा प्लस आधा जा प्लस इया के द्वारा उच्चारित होता है। अब जा किसके द्वारा उच्चारित होता है, तालु के द्वारा, और इया भी किसके द्वारा उच्चारित होती है, तालु के द्वारा उच्चारित होती है। तो ये जो ज्ञा है वो तालु के द्वारा उच्चारित होता है। ऐसे ही बाद में बात अगला नंबर आता है स्रा। तो ये सादा और रा जब ये आपस में मिल जाते हैं तो स्रा उच्चारित हो जाती है। और जो सा कहां से उच्चारित होता है, तालु के द्वारा, और रा आपको बता ही दिया है मूर्धा के द्वारा। तो ये बात क्लियर हो गई। यहां तक हिंदी वर्णमाला में आपसे पूछा जाएगा कि वर्णों के उच्चारण स्थान, तो आपको ये याद रखना है। स्वर भी आपको बता दिए गए, व्यंजन भी बता दिए गए, अर्थात जो भी 52 अक्षर वर्णमाला है में दिए गए हैं उनके बारे में आपको बता दिया गया है कि उनके उच्चारण स्थान कहां से होते हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू, धन्यवाद।